नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आज मैं आपको सुना रहा हूँ युग तेवर पत्रिका के जुलाई सितंबर 2011 के अंक में प्रकाशित कहानी जन से बना जनतंत्र, जिसे लिखा है बल्लभ डोभाल ने। एक लंबे अंतराल के बाद जब गांव जाना हुआ तो लगा कि अब पहले जैसा अपना गांव नहीं रह गया है। तब जाते ही गांव की चाची, ताइयाँ, बच्चे, बूढ़े सब मिलने मिलाने दौड़ आते। खुशी से सब की आंखें भर आती। वे सब लोग अब कहाँ चले गए? ज़्यादातर घरों को खाली पड़ा देख मन उदास हो गया। शुक्र है कि अपने बचपन का साथी रतनी कहीं गया नहीं। रतनी चौथी कक्षा तक मेरे साथ पढ़ा है। पढ़ाई में तेज, पर हालात कुछ ऐसे बने कि पढ़ाई छोड़ खेती के काम में जुट गया। मेरे आने की खबर मिलते ही वह सामने आ खड़ा हुआ। वही अधेड़ उम्र वाला रतनी लिपट गले लगा। देर तक हाल चाल जानने के बाद बोला, इतने दिनों बाद आए, कुछ लाए भी हो? कुछ लाने का मतलब मैं नहीं समझा तो उसने समझाया कि अब देश विदेशों से इन पहाड़ों पर जो आता है वह कुछ न कुछ लेकर ही आता है। तुमने सुना नहीं कि सूरज अस्त पहाड़ मस्त? अच्छा ये बात है, लेकिन यह तो ड्राई एरिया घोषित है। मैंने कहा, घोषणा की बात छोड़ो, घोषणाएं तो होती रहती हैं। तुम कुछ लाए नहीं तो निकालो पैसे। पैसा है तो ड्राई को जहां चाहो सींचा जा सकता है। रतनी के साथ बैठने का मन हुआ तो मैंने पैसे निकाल दे दिए। शाम हुई तो वह मस्ती का सामान इकट्ठा कर लाया। गांव में 2-3 आदमी जो रह गए थे उन्हें भी बुला लिया गया और मस्ती भरी बातों का सिलसिला शुरू हुआ। सभी का मानना था कि इस वक्त गांव ही नहीं समूचे देश मस्ती में डूबा हुआ है और जो नहीं डूब सका वह आने वाले 5-7 वर्षों में डूब जाएगा। कुछ देर बाद रतनी जब झांझ में आ गया तो बोला, सुना है कि तू कहानियाँ लिखने लगा है। अच्छी बात है। शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की कहानी मैंने भी पढ़ी है। मस्ती शतरंज की हो या बोतल की, पहुंचाएगी वहीं जहां जाना होता है। यहाँ गांव खाली हो चुके और तुम लोग शहरों की मस्ती में डूबे हो। अब सुनते हैं कि शहरों से भी नौजवान लड़के लोग बाहर देश विदेशों में जाने की फिराक में रहने लगे हैं। आखिर अपने यहाँ ऐसा क्या नहीं है जिसके लिए घर द्वार छोड़ना पड़ रहा है? रतनी की आवाज़ में तीखापन महसूस होने लगा। बात गांव से उठकर शहरों और फिर देश विदेश तक घूमने लगा कि गांव का आदमी भी अब पहले जैसा सीधा सरल नहीं रह गया। शहर की आबो हवा ने गांव को भी लपेट लिया है लगता है। सूचना प्रसारण तंत्रों ने गांव की दिशा ही बदल दी। सरकार भी जानती है कि रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर सभी छोटी बड़ी समस्याओं का हल सूचना प्रसारण में है। इसलिए दूरदर्शनी चैनल 24 घंटे बोलते रहते हैं। जहां आदमी न रहकर सूचना बनता जा रहा है। उन्हीं दिनों की बात है, ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया तो सूचना प्रसारण यानी कि मीडिया कर्मियों पर कई दिनों तक ओबामा का बुखार चढ़ा रहा। बच्चे बच्चे की जुबान पर ओबामा चढ़ाए। ओबामा के बारे में रतनी क्या जानता है? सोचकर मैंने पूछा, तू ओबामा को जानता है? कौन ओबामा? अबे यार, इतने बड़े देश अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा। मैं नहीं जानता, उसका उत्तर था। समझ गया, रतनी जानता सब कुछ है पर अभी कुछ कहने के मूड में नहीं है। चल ओबामा ना सही, अपने देश के राष्ट्रपति को तो जानता होगा? मैंने पूछा। नहीं जानता, रतनी का उत्तर था। प्रधानमंत्री को? मैंने किसी मंत्री को नहीं जानता, उत्तर मिला। फिर तू जानता क्या है? मैंने जोर देकर पूछा तो रतनी ने झटके से गर्दन झुका ली। कुछ सोच कर बोला, अच्छा तो पहले ये बता कि जिनकी तू बातें कर रहा है वो क्या मुझे जानते हैं? रतनी का लहजा बदला हुआ लगा। सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, तेरे पास ऐसा क्या है कि कोई तुझे जानने लगे? तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं उन्हें जानने लगूं? उसका उत्तर था। मैंने उसे समझाया कि वे देश के नेता हैं, वे ही देश को चला रहे हैं, इसलिए हर देशवासी का फर्ज बनता है कि वे अपने नेताओं की जानकारी रखें। बोला, वे देश को चला रहे हैं तो मैं क्या चुप बैठा हूँ? तू क्या चलाता है? पूछा तो रतनी बोला, मैं हल चलाता हूँ
और तुझे बता दूं कि देश नेताओं से नहीं हल से चलते हैं। मेरी मुश्किलें किन्हीं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों के जानने से नहीं, हल चलाने से ही हल होंगी। मैं पूछता हूं कि तेरे नेताओं को हल चलाना आता है क्या? कहकर रत्नी ने अपनी खाली गिलास मेरे आगे सरका दी। लगा कि अब रत्नी नहीं बोल रहा, यह सच्चाई बोतल से फूट रही है। तब उसके सवालों का उत्तर मेरे पास नहीं था। मैंने तीसरा पैग उसके गिलास में डाला तो उसे फुर्ती से हलक में उतार रत्नी ने बोलना शुरू किया। तुम लोग गांव छोड़कर चले तो गए, पर शहरों में तुम क्या हो मैं जानता हूँ। यहाँ कुत्ते बिल्ली में खुलेआम स्वतंत्र घूम फिर लेते हैं, जो तुम्हारे नसीब में नहीं। पिछले वर्ष बेटा आया था, दिल्ली दिखाने ले गया। भेड़ बकरों जैसी भीड़ भरी दिल्ली बाहर से आने वालों का स्वागत भी खूब करती है। जगह जगह स्वागती बोर्ड टंगे हैं। ऐसे स्वागत की पहले दिन मेरी जेब कट गई। कहकर रत्नी हंसने लगा। बोला, मुझे दिल्ली दिखाने के पीछे मतलब था कि हम भी गांव छोड़कर उसके साथ रहने लगे। रह सकते थे, अपने बच्चों के साथ कौन नहीं रहना चाहता। पर चौथी मंजिल पर बने उसके घर को देख अपनी तो जान आफत में आ गई। ऊंची डाल पर बना घोंसला जैसा घर। तू उसे घोंसला कहा? हाँ, घोंसला तो खुला होता है, वह बंद घोंसला कहा। तो बेटे को मेरी बात अच्छी ना लगी। बोला, मैंने इसे 30 लाख में लिया है और तुम घोंसला कह रहे हो? मैंने कहा, तूने 50 लाख में लिया हो, है तो घोंसला ही, इसमें हिलने डुलने की जगह कहाँ। याद कर जब बचपन में घर के आसपास खेतों में दूर दूर तक तेरी कूद फांद रहा करती थी। यहाँ तेरे बच्चे चूजों की तरह दुबके पड़े रहते हैं। पास पड़ोस कोई जानने पहचानने वाला नहीं। यह कैसी ज़िंदगी तुम लोग जी रहे हो? रत्नी का कहना सटीक मानकर मैंने कहा, तेरा कहना भी ठीक है, पर उसकी भी अपनी सोच है। हर आदमी वही करता है जो उसे ठीक लगता है। वह अपने घोंसले में मस्त है और तू अपनी इस उजड़ गांव में फिर परेशानी किस बात की? पूछा तो वह बोला, परेशानी की बात नहीं, पर सवाल ये है कि अपना होकर भी आदमी अपनों से दूर क्यों रहे। हमारे वक्त में ऐसा तो कुछ नहीं था कि अपनों का मुख देखने के लिए भी आदमी तरसता रहे। सोचा ऐसे कई सवाल रत्नी के पास होंगे। वह अकेला नहीं, देश के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो रत्नी की तरह सवाली बने हैं और जिनके सवालों का उत्तर किसी के पास नहीं। रत्नी के सवालों का जवाब देते ना बना तो मैंने भी जनतांत्रिक सरकारी नीति से काम लिया। आखिरी पैग उसके गिलास में उड़ेला, अपना ट्रांजिस्टर खोल उसके आगे धर दिया। प्रसारण में तब सूचनाओं की जगह विज्ञापनों का दौर चल रहा था। सूचनाओं के साथ विज्ञापन सोने पे सुहागे की तरह जनगण मन को जिन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, लगा कि रत्नी वहीं कहीं पहुंच चुका है।